स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्विस संघीय सरकार, स्विस फेडरल गवर्नमेंट। ब्रिटेन में संसदीय कार्यपालिका है। संसदीय कार्यपालिका में नाम मात्र का और वास्तविक प्रधान अलग अलग होते हैं तथा कार्यांग और विधानांग का समन्वय होता है। अमेरिका में अध्यक्षीय कार्यपालिका है। अध्यक्षीय कार्यपालिका में मुख्यतः एक ही कार्यपालक होता है तथा सिद्धांत में शक्तियों का पृथक्करण होता है, परंतु व्यवहार में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाकर शासन तंत्र को सुचारू रूप दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार की कार्यपालिका होती है, जिसमें कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति विशेष में निहित न होकर एक संपूर्ण सभा में समावित होती है। उनके समस्त सदस्य संयुक्त रूप से कार्यांग के कार्य संपादित करते हैं। सिद्धांत की दृष्टि से यह समिति विधायिका का ही एक अंग होती है। वस्तुतः कार्यपालिका का इसमें पृथक अस्तित्व होता ही नहीं है। यदि कोई राज्याध्यक्ष होता है तो केवल नाम मात्र का। यह पद्धति संसदीय और अध्यक्षीय प्रणालियों से भी प्राचीन है। इसी कारण इसे रूढ़िवादी बहुल कार्यपालिका के विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। 1848 से लागू संविधान में स्विस कार्यपालिका को संघीय संसद यानी संघीय परिषद का नाम दिया गया था, जबकि नए संविधान में कार्यपालिका को संघीय सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट का नाम दिया गया है। तथापि संघीय सरकार का मूल स्वरूप वही है जो संघीय परिषद का था। स्विस संघीय सरकार का गठन। स्विस संघीय सरकार स्विस कार्यपालिका है। इसे संविधान के अनुच्छेद 175 में संघीय सरकार के गठन तथा कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। संघीय सरकार के सदस्यों की संख्या 7 है। इसका चुनाव संघीय संसद के दोनों सदन एक संयुक्त बैठक में करते हैं। संघीय सरकार का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है। इसे इस अवधि से पूर्व हटाया नहीं जा सकता। यदि 4 वर्ष से पूर्व कोई स्थान खाली हो तो उसको संघीय संसद अपने अगले अधिवेशन में शेष अवधि के लिए किसी नए व्यक्ति का चुनाव करके भर लेती है। यहाँ इस प्रकार की परंपरा है कि संघीय सरकार के 7 सदस्यों में प्राय सभी दलों के प्रतिनिधि आ जाते हैं और ऐसा नहीं होता कि सब सदस्य एक ही दल के हो जाएं। संघीय सरकार में अधिक से अधिक कैंटनों को प्रतिनिधित्व देने के लिए यह निश्चित किया गया है कि इसमें एक कैंटन से एक से अधिक सदस्य निर्वाचित नहीं होते। स्विट्जरलैंड में यह परंपरा है कि दोनों विशालतम कैंटन सदैव ही सरकार में अपने प्रतिनिधि भेजते रहते हैं। अतः ये दोनों कैंटन एक प्रकार से सरकार के स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट, योग्यताएं। कोई भी व्यक्ति जो प्रतिनिधि सदन का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है, संघीय सरकार का सदस्य चुना जा सकता है। व्यवहार में वही व्यक्ति संघीय सरकार के सदस्य चुने जाते हैं जो प्रतिनिधि सदन के सदस्य हैं। संघीय सरकार के सदस्य चुने जाने के बाद उन्हें प्रतिनिधि सदन की सदस्यता छोड़नी होती है। संघीय सरकार का कोई सदस्य किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संघीय सरकार में चुने जाने के लिए प्रत्याशी को विनम्र तथा सेवाभावी होना पड़ता है। नेक्स्ट, इसके वेतन। संघीय सरकार के प्रत्येक सदस्य को 80,000 फ्रैंक वार्षिक वेतन तथा सरकार के अध्यक्ष को 90,000 फ्रैंक वेतन मिलता है। यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक सरकार का सदस्य रह चुका हो तो उसे 55 वर्ष की आयु में पेंशन दी जाती है। यह पेंशन वेतन का 40 से 60% तक होती है। संघीय सरकार के सदस्यों का यह वेतन अन्य देशों के मंत्रियों से बहुत कम है। प्राय सरकार के सदस्य सादगी से सामान्य स्विस नागरिक की ही भांति अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वे शान से नहीं रहते और न ही वे अधिक व्यय करते हैं। संघीय सरकार के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। नए संविधान के अनुच्छेद 176 के अनुसार संघीय सरकार के सदस्यों में से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होता है। प्रतिवर्ष इनका निर्वाचन संघीय संसद स्वयं करती है। दोनों ही पदों पर व्यक्ति दोबारा चुना जा सकता है, पर इसका
चुनाव लगातार 2 बार नहीं हो सकता। अब यह परंपरा बन गई है कि सरकार का सबसे वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष बनता है और यह भी परंपरा बन गई है कि इस वर्ष का उपाध्यक्ष अगले वर्ष अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। संघीय सरकार के अध्यक्ष को ही स्विस राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया जाता है। स्विस संघीय सरकार के अध्यक्ष को विवेक पर विशेषाधिकार यानी वीटो प्राप्त नहीं है तथा सरकार के अन्य सदस्यों की तरह वह एक प्रशासकीय विभाग का अध्यक्ष होता है। उसके कोई विशेषाधिकार नहीं होते। वह केवल औपचारिक अवसरों पर नाम मात्र का राज्याध्यक्ष होता है। उसे महत्वहीन राष्ट्रपति कहा जा सकता है। नेक्स्ट है सरकार की बैठक। संघीय सरकार नियमित रूप से बैठक करती है। इन बैठकों में सरकार का अध्यक्ष ही सभापतित्व करता है। उनकी गणपूर्ति 4 है, लेकिन सदस्य अनुपस्थित कम ही रहते हैं। यदि कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसे लिखित कारण बताना पड़ता है। सरकार की सहायता के लिए सचिवालय है। सचिवालय का प्रधान चांसलर होता है। जैसे कि अनुच्छेद 179 में कहा गया है कि संघीय चांसलरी संघ सरकार का सामान्य स्टाफ है जो संघीय सरकार के निर्देशन में कार्य करता है। नेक्स्ट आता है संघीय सरकार की कार्य एवं शक्तियाँ। संघीय सरकार मुख्यतः एक प्रशासनिक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार इसमें स्विस राजमंडल की सर्वोच्च निर्देशन और कार्यपालिका शक्ति होती है। प्रशासनिक शक्तियों के अतिरिक्त संघीय सरकार को जो कुछ महत्वपूर्ण विधायी, वित्तीय, न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है, नवीन संविधान के अनुच्छेद 180 से 187 में संघीय सरकार के कार्यों और शक्तियों की एक लंबी सूची दी गई है जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, कार्यपालिका शक्तियाँ। संघीय सरकार स्विस राज्यमंडल की सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है और इस शक्ति में उसकी शक्तियाँ निश्चित रूप से बहुत अधिक व्यापक है। कार्यपालिका के क्षेत्र में स्विस सरकार को निम्न शक्तियाँ प्राप्त है। नंबर 1, कार्यपालिका शक्तियाँ। संघीय सरकार स्विस राज्यमंडल की सर्वोच्च कार्यपालिका होती है और इस क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ निश्चित रूप से बहुत अधिक व्यापक है। कार्यपालिका क्षेत्र में स्विस सरकार को निम्न प्रकार शक्तियाँ प्राप्त है। नंबर 1, सरकारी नीति का निर्धारण और जनता का सरकार से संबंध। संघीय सरकार सरकारी नीति के लक्ष्य तथा इन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए साधन निर्धारित करेगी और इस सरकार के कार्यों का नियोजन करेगी तथा उनमें समन्वय स्थापित करेगी। यह जनता को समय समय पर तथा पूर्ण रूप से अपनी गतिविधियों की जानकारी देती है। यह जानकारी केवल उस समय दी जाएगी जबकि निजी या सार्वजनिक हित में ऐसा करना उचित न हो। नेक्स्ट, शासन व्यवस्था का संचालन। संघीय सरकार संघीय नीतियों, विधियों, आदेशों के अनुसार समस्त राज्यमंडल के प्रशासन को नियंत्रित करती है। स्विस संविधान के उपबंधों, संघीय संसद तथा निर्मित विधियों, अध्यादेशों और संघीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को कार्य रूप प्रदान करने का दायित्व संघीय सरकार पर ही है। संघीय सरकार उन सभी पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है जिन पर नियुक्ति की शक्ति संघीय संसद, संघीय सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य किसी संघीय न्यायालय को प्रदान नहीं की गई है। वैदेशिक संबंधों का संचालन। संघीय सरकार स्विट्जरलैंड के हितों की दृष्टि में रखते हुए वैदेशिक संबंधों का संचालन करेगी। यह विदेशों में स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करेगी। यह विदेशों से संधियाँ करेगी तथा उन्हें स्वीकृति के लिए संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। विदेशों के साथ की गई संधियों तथा क्रियान्विति का दायित्व भी संघीय सरकार पर है। आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा। आंतरिक बाहरी आक्रमण से स्विट्जरलैंड की सुरक्षा, तटस्थता की रक्षा तथा आंतरिक क्षेत्र में शांति और तटस्थता बनाए रखना संघीय सरकार का दायित्व है। संघीय सेना पर नियंत्रण। संघीय सरकार को संघीय सेना पर नियंत्रण की शक्ति भी प्राप्त है। यदि संघीय संसद की बैठक न हो और तो सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक हो तो संघीय सरकार स्वयं ही अपनी इच्छा से सेना का उपयोग कर सकती है। लेकिन यदि यह 3 सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए या 4000 से अधिक सैनिकों का प्रयोग करना हो तो उसे संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक है। नंबर 2, विधायी शक्तियाँ। संघीय सरकार को विधायी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। यद्यपि संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते, परंतु ये उनकी बैठकों में उपस्थित होते हैं और मत देने के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों में भाग लेते हैं।
संघीय सरकार स्वेच्छा से विधानमंडल के सम्मुख विधेयक प्रस्तुत कर सकती है और संघीय संसद भी संघीय सरकार से किसी विशेष विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। व्यवहार के अंतर्गत लगभग 95% विधेयक संघीय सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। नंबर 3, वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में संघीय सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। स्विस संघ के वित्तीय शक्तियों का संचालन इसी के द्वारा किया जाता है और अपनी इस शक्ति के अंतर्गत वह संघीय बजट तैयार करती है तथा उनको संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती है। यह संघीय सरकार के आय और व्यय का हिसाब संघीय संसद को देती है। यह राजस्व तथा अन्य कर एकत्रित करती है और संसद द्वारा स्वीकृत व्यय की निगरानी करती है। नंबर 4, राज्यमंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन करना। संविधान के अनुच्छेद 186 में कहा गया कि संघीय सरकार राज्यमंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन करेगी और कैंटनों के साथ ही सहयोग करेगी। संघीय सरकार को कैंटनों के प्रशासन पर भी कुछ अधिकार प्राप्त है। वह कैंटनों के संविधानों को क्रियान्वित की जांच करती है और उनके संशोधन पर स्वीकृति देती है। वह कैंटनों के वित्तीय, सैनिक तथा प्रशासकीय कार्यों का निरीक्षण करती है। कैंटनों की विधानसभाओं द्वारा पारित कुछ विधियों पर संघीय सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है। नेक्स्ट है संकटकालीन शक्तियाँ। 1848 में निर्मित संविधान द्वारा पूर्व संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय परिषद को कोई संकटकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं की गई थी, लेकिन व्यवहार में जब कभी देश में आंतरिक तथा बाहरी शक्तियों या बाहरी परिस्थितियों के कारण संकटकालीन उत्पन्न हुआ तो संघीय सभा ने परिषद को पूर्ण अधिकार दे दिए तथा संघीय परिषद ने बहुत कुछ सीमा तक अपने ही विवेक के अनुसार कार्य किया। वर्तमान में संविधान में कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार की कोई संकटकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं करता, लेकिन विगत इतिहास और व्यवहारिक स्थितियों को दृष्टि में रखते हुए संभावना यह है कि संकटकालीन परिस्थितियों में संघीय सरकार विशेष शक्तियों का प्रयोग करेगी। संकटकालीन परिस्थितियों का सामना व्यवस्थापिका नहीं है, परंतु कार्यपालिका ही कर सकती है तथा कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार संकट काल के अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करे, अधिक शक्तिशाली हो जाए, यह नितांत स्वाभाविक है। इस प्रकार संघीय सरकार को बहुत अधिक महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है और पूर्ण संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय परिषद के संबंध में, जैसा कि लावेल ने लिखा है कि संघीय परिषद को राष्ट्रीय छड़ी की कमानी कहा जा सकता है और यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय शासन का संतुलन चक्र है। नेक्स्ट है आगे संघीय सरकार और न्यायिक शक्तियाँ। संघीय सरकार की कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी है। पहले भी संघीय परिषद की संवैधानिक कानूनों से संबंध प्रश्नों के बारे में उठने वाले विवादों का निर्णय करती है, किंतु काफ़ी वर्ष पूर्व यह कार्य संघीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आ गया। इससे पहले यह परिषद संघ के मुख्य प्रशासनिक न्यायालय का कार्य भी करती थी, किंतु इस क्षेत्र में अब संघीय सरकार का अधिकार क्षेत्र सीमित रह गया है। जैसा कि 1914 में संवैधानिक संशोधन द्वारा इसकी शक्तियाँ काफ़ी कम कर दी गई है, लेकिन अब भी इसे महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है। जैसे कैंटनों द्वारा आपस में किए गए समझौतों और कैंटनों और पड़ोसी राज्यों के बीच किए गए समझौतों की इस दृष्टि से परीक्षा की गई है कि वे संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। यह संघीय सरकार के विभिन्न विभागों के निर्णयों के विरुद्ध अपील भी सुनती है। ये संघीय रेलवे प्रशासन के निर्णयों के विरुद्ध प्राइवेट व्यक्तियों की अपीलें भी सुनती है। ये कैंटनों में धार्मिक आधारों पर कोई भेदभाव नहीं हो, ये कैंटनों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इसकी न्यायिक कार्य है। अब लेते हैं संघीय सरकार तथा संघीय सरकार में संबंध। जैसा कि जर्चर के अनुसार स्विस संविधान का
सिद्धांत यह प्रतीत होता है कि कार्यपालिका शासन की एक स्वतंत्र तथा सहायक शाखा न होकर संघीय संसद की सेविका है। स्विस सरकार तथा स्विस संसद का संबंध इस प्रकार है। नंबर 1, जैसे संघीय सरकार का निर्वाचन संघीय संसद के द्वारा होता है, परंतु संघीय संसद उसे अपदस्थ नहीं कर सकती, उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती। इस प्रकार संघीय सरकार संघीय संसद के किसी भी सदस्य का विघटन नहीं कर सकती। नेक्स्ट नंबर 2, संघीय सरकार को संघीय संसद द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट तीसरा, संघीय सरकार संघीय संसद का नेतृत्व भी करती है और उसके निर्णयों का पालन भी करती है। वह मार्गदर्शक और अनुगामी दोनों ही है। यह विधेयकों के बारे में सुझाव देने के साथ साथ प्रारूप तैयार करती है। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड में संघीय संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सरकार के कार्यों का अवलोकन करे, उन पर विवाद कर सकें या प्रश्न पूछ कर करें, या आवश्यक समझे तो उसमें से किसी भी को अस्वीकृत कर सके। दोनों में मतभेदों की दशा में संघीय सरकार अपना पद रिक्त नहीं करती। दूसरे शब्दों में, यदि संघीय संसद संघीय सरकार की इच्छा के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित भी कर देते तो संघीय सरकार त्याग पत्र नहीं देती। संघीय सरकार संघीय संसद के समक्ष झुकने में अपना गौरव समझती है। इससे उनके सम्मान तथा प्रतिष्ठा को कोई आघात नहीं पहुंचता। स्विस संघीय सरकार के संबंध में जैसा कि लावेल ने लिखा है कि उनकी स्थिति एक वकील तथा शिल्पी के समान है। उनकी नियुक्ति करने वाला उनसे परामर्श मांगता है, साधारणतः परामर्श पर ध्यान भी देता है, लेकिन उनकी नियुक्ति करने वाला उनके परामर्श के विरुद्ध काम करने की हट करे तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसे नौकरी छोड़नी पड़े। इसी प्रकार संघीय सरकार संसद के अधीन है, किंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि सरकार सार्वजनिक मामलों पर अपना कोई प्रभाव नहीं रखती। संसद अधिकतर मामलों में पहल करने का अधिकार संघीय सरकार को देती है और सरकार की शासन का संचालन करती है। अतः हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के एजेंट है जो संसद की इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो ये आपने देखा, हमने आज देखा संघीय सरकार का गठन, योग्यताएं, कार्य शक्तियाँ तथा संघीय सरकार तथा संघीय संसद में दोनों में संबंध। तो ये वीडियो आपकी आशा करता हूँ कि समझ में आई होगी। धन्यवाद।